हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी के लिए सीटेक से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि सीटेक को अब आपके आज जो डेट हो गई है 1 जुलाई हो गई है। देखिए 1 जुलाई में अब आपके पास 5 से 6 दिन लगे हैं। एग्ज़ाम जो है आपका 7 जुलाई को है। 7 जुलाई को एग्ज़ाम जो है वो उसमें हमें क्या क्या करना है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इस वीक को आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने इस वीडियो में बताऊँगी। अगर आपने बहुत सारे बच्चों ने काफ़ी हद तक पढ़ भी लिया होगा और अपने रिवीजन कर रहे होंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर भी कर रहे होंगे, साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी कर रहे होंगे। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जो बच्चे फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, उनके लिए यह दिक्कत आती है कि जो हमने अभी बीएड में पढ़ा हुआ है, कुछ बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, कोई सेकंड सेमेस्टर में होगा, कोई थर्ड में होगा, कोई फाइनल में होगा, किसी किसी का बीएड ने पास हो चुका होगा, क्वालिफाइड होगा। लेकिन सीटेक एग्ज़ाम जो है ना वो एक एलिजिबिलिटी, अगर हम बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि हम 15 दिन में एग्ज़ाम को निकाल देते हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम 10 दिन में हमने निकाला है। ऐसा होता भी है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे हमने देखा होगा, बच्चे ऐसे बोलते हैं, स्टूडेंट्स ऐसे जिनका क्रैक हो गया उन्होंने। ऐसा हो सकता है कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आपके पास पढ़ने के लिए जो टाइम है वो किस तरीके से मैनेज। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, यानी कि आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आपने नंबर 2 आपने जो है जो टाइम टेबल जो है यानी टाइम मैनेजमेंट किया है नहीं किया, टाइम टेबल बनाया है नहीं बनाया। ये सारे पॉइंट्स कि आप जो भी बात पढ़ रहे हैं, जो भी कुछ पढ़ रहे हैं सीटेक से रिलेटेड, क्या वो आप सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं। और उसके साथ 4th पॉइंट होता है, जब आपने पढ़ा आपने सबसे पहले क्या देखा होगा, सिलेबस देखा है या नहीं देखा। तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही तभी जो बोलते हैं कि हमारा 15 दिन में निकल गया, 10 दिन में निकल गया, ईजी है। ऐसा कुछ नहीं है कि मुश्किल है, क्योंकि आपने माइंड में कहीं ना कहीं काफ़ी सारे बच्चों ने क्या कर रखा है, धारणा बना रखी है पहले से ही। हम कहते हैं ना कि पहले से हमने सोच रखा है हमसे नहीं होगा। ऐसी चीज़ नहीं सोचनी है आपको अपने माइंड में। आप मानोगे कि जब मैंने 3 या 4 टाइम्स बार अटैम्प्ट किया था सीटेक, मुझे भी कुछ समझ नहीं आता जब मैं एज ए स्टूडेंट्स थी। क्योंकि आपके पास कुछ भी, अगर हमने जब भी कुछ चीज़ पढ़ी नहीं है, हमने सिलेबस को देखा ही नहीं है, एनालाइज नहीं किया। मैंने भी 2 या 3 बार में अटैम्प्ट किया, लेकिन मेरा नहीं हुआ। कहाँ भी 2 नंबर, कभी 1 नंबर से रह जाता था। तो मैंने क्या किया, मैंने सीखा कि मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैंने क्या किया। मैंने देखा बहुत सारे बच्चों की वीडियो देखी, मैं भी एज ए स्टूडेंट थी। मैंने बच्चों की देखी कि बच्चे क्या क्या चीज़ें करते हैं। सबसे पहला तो वो अपना टाइम टेबल बनाते हैं कि मुझे हर एक सब्जेक्ट को कितना देना है, ठीक है। दूसरी चीज़, हाँ आपको क्या करना है, सिलेबस। ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि जो अगर आगे के लिए आपके लिए आए, जो अपने एक्सपीरियंस से मैंने रियलाइज़ किया कि क्या क्या चीज़ें होती है। तीसरी चीज़ आपका है कि प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए, इसमें से क्या क्या करते नहीं हैं बच्चे। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट नहीं करते, टाइम टेबल नहीं बनाते, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, पॉइंट नंबर 2। टाइम टेबल नहीं बना पाते। नंबर 3, प्रीवियस के क्वेश्चन करके नहीं जाते। नंबर 4, अगर पेपर 1 की बात करें तो हमने जैसे मान लीजिए सीडीपी है, लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 है। इसके बाद हमारे ईवीएस है प्लस आपका मैथ्स है। इसमें कुछ कुछ टॉपिक है जो रिपीट आते हैं, यानी कि बहुत बार उनसे 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी। ये करके नहीं जाते हैं, फिर कहते हैं कि हमारे 1 नंबर से रह गया, हमारे 2 नंबर से रह गया। देखिए आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए किसी भी एग्जाम को देने में। ये नहीं कह रही, किसी भी एग्जाम को देने के लिए आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए। हर स्टूडेंट जो होता है ना, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, वो अपने लिए खुद के लिए टाइम टेबल बनाते हैं। नंबर 2, आपका टाइम मैनेजमेंट करके चलते हैं कि मैंने ये क्वेश्चन कितनी देर में करना है, ये टॉपिक मुझे कितने टाइम में करना है। अगर मुझे ये आध घंटे करना है तो आधे घंटे में फिनिश करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अभी पढ़ लिया, थोड़ी देर पढ़ते पढ़ते फिर क्या होता है कि माइंड डाइवर्ट हो जाता है। माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, कंसिस्टेंसी नहीं रहती, ध्यान नहीं रहता, बिल्कुल ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। कई बार कहते हैं देखते देखते एक चैप्टर बड़ा बोर हो गए, छोड़ दिया, फिर अगला चैप्टर पढ़ने लग गए, फिर वो बोर हो गया, फिर दूसरी बुक्स लेने लग गए। तो इस तरीके से नहीं काम चलेगा। सीटेक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, सबसे पहला जो होता है वो सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, जिसमें पेडालॉजी जो सेक्शन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो काम करता है हर एक सब्जेक्ट में हमारा इंक्लूड है। एज ए टीचर आप बच्चों के लिए क्या पॉजिटिव सोच सकते हैं, वो पॉइंट ध्यान रखना है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अगर आप एक क्लास में पढ़ा रहे हो और कहीं बच्चे क्लास में पढ़ाते पढ़ाते आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो और वो टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते बच्चे शरारत करते हैं क्लास में, तो आप क्या करोगे। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो पेडालॉजी में एज ए टीचर आपको स्टूडेंट्स को लेके चलना है, स्टूडेंट्स के पॉजिटिव वे को चलना है कि हम पॉजिटिव वे में उस समय क्या कर सकते हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में आपके जो कंसेप्ट दे रखे हैं, कुछ टॉपिक दे रखे हैं, जिसको अपने माइंड में क्लियर करके चलना है, ठीक है। 15 नंबर का आपका जो सीडीपी है, 15 नंबर की उसमें पेडालॉजी है।
फिर अगर लैंग्वेज 2 की बात करें, लैंग्वेज सीडीपी में आपको कुछ टॉपिक्स होते हैं इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए बहुत बार बच्चे मुझसे पूछते भी हैं, कमेंट्स भी करते हैं। देखिए पियाजे की थ्योरी हर बार पूछी जाती है, ठीक है। कॉलबर्ग की थ्योरी भी हर बार पूछी जाती है। ली वाइगोस्टी की थ्योरी हर बार पूछी जाती है। मोटिवेशन हर बार पूछा जाता है। जेंडर के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ये ऐसे टॉपिक बता रही हूँ जो हर है। अभी इन 7 दिनों में अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं किया, सपोज आपने लग रहा है कि मैं इतने फर्स्ट टाइम दे रही हूँ और मुझे क्या क्या करना चाहिए, तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ ताकि आप उनको पढ़ के स्कोरिंग। तो देखिए पेपर 1 की बात कर रही हूँ तो 75% तो आपका पेडालॉजी सेक्शन ही होता है, जिसमें आपको अपने दिमाग से सोचना है चीज़ों को कि एज ए टीचर और बच्चों के बारे में क्या पॉजिटिव सोचे। देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जो सीडीपी के मैं बता रही हूँ। जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट में होता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं, थ्योरी कौन कौन सी होती है इनकी। इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जो इसमें हमने पढ़ा है, प्रॉक्सिमोडिस्टल और हमारा सेफरकोडल था, दूसरा फाइन मोटर स्किल और एक ग्रॉस मोटर स्किल। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा हमारी 3 थ्योरी जो मैंने अभी डिस्कस करी थी, पियाजे, कोलबर्ग और ली वाइगोस्टी। फिर है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, NAP 2020 हैं, NCF 2005, 2020, 2022, ये सारी डिटेल है। RTI एक्ट नो, फिर हमारा ब्लूम टेक्सोनॉमी, फिर लैंग्वेज एंड थॉट। इसके अलावा जो मोटिवेशन, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ ये आपकी हेल्प करेंगे एग्जाम को क्लियर करने में। ये हर जगह NAP से मैथ्स में भी पूछे जाते हैं, हिंदी में भी पूछे जाते हैं, इंग्लिश में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो NAP पढ़ने के लिए अगर आप NAP पढ़नी है तो उसमें से बहुत डीपली नहीं पढ़ना, बहुत लिमिटेड पॉइंट्स में मैंने मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप देखोगे बहुत ही लिमिटेड पॉइंट्स में मैंने उसको समझा रखा है, तो आप उसको समझ के इसमें प्रीवियस के पेपर आसानी से कर सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत होती है। ये जो सीडीपी के जो टॉपिक्स है ना, कुछ टॉपिक्स आपके लैंग्वेज 1 में भी सेम पूछे जाते हैं, लैंग्वेज 2 में भी पूछे जाते हैं, EVS में पूछे जाते हैं, देन आपके मैथ्स में भी पूछे जाते हैं। पेपर 1 की मैंने आपको बता दी 75% तो आपको पेडालॉजी है, और रह गए कितने नंबर, आपको 90 नंबर चाहिए। 90 नंबर आप आसानी से ला सकते हो, लाने का अगर आपके पास जज्बा हो ना तो आप आसानी से 15 नंबर भी अगर आपके लगे ना तो आपके 90 तो ऐसे ही बन गए। सिर्फ 15 नंबर की जरूरत होती है। 75 तो आपका पेडालॉजी सेक्शन होता है जो आप आसानी से स्कोरिंग कर सकते हैं अगर आपने पेडालॉजी सेक्शन। बहुत ईजी नहीं है, आपको बेस चलना है कि बच्चों का पॉजिटिव वे में सोचना है, बच्चों के अकॉर्डिंग आपको अपना टीचर है, आप टीचर बनने जा रहे हो तो टीचर बनने के लिए आपको पॉजिटिव वे में सोचना है, ठीक है। सीडीपी में आपको मैंने टॉपिक बता दिए, प्लस आपकी लैंग्वेज 1। देखिए लैंग्वेज 1 जो है कुछ भी चूज़ किया, सपोज आपने हिंदी चूज़ किया तो हम हिंदी के लिए बताती हूँ। हिंदी के लिए जो होता है हमारा 15 नंबर जो होता है वो हमारा पैसेज होता है। पैसेज में अगर आप बचपन से ही करते आ रहे हो, देखिए यहाँ पे जब 6, 7, 8 में होता है तब भी पैसेज कराया जाता है। लेवल हाई हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। पैसेज में गद्यांश और पद्यांश दोनों होते हैं। सोल्व करने का तरीका अगर आपको नहीं पता तो मेरी प्लेलिस्ट में वीडियो बनाई है, मैंने 2 वीडियो बना चुकी हूँ उसके ऊपर। आप मुझे कमेंट्स करके कमेंट्स बोलेंगे तो मैं आपकी और वीडियो बना दूंगी। उसी में 15 नंबर आपके क्या होते हैं, पैसेज के होते हैं। फ्री के नंबर है वो कि आपने ग्रामर पढ़ी है, उसमें 2-4 क्वेश्चन है जो लिमिटेड है। जैसे संज्ञा के पूछ लें, आजकल जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो उपसर्ग प्रत्यय पूछा जाता है, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय में उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि संधि से पूछ लेते हैं, संधि के अलावा आपसे पूछ लेते हैं विशेषण, क्रिया विशेषण, पर्यायवाची, जो नॉर्मल इजी है, बहुत ही इजी पूछा जाता है, बहुत मुश्किल नहीं पूछा जाता। हिंदी में जो पेडालॉजी सेक्शन होती है ना, उसकी जो मैंने देखा है प्रीवियस ईयर के पेपर में, उसका जो लेवल थोड़ा सा हाई कर दिया। उसमें आगे जो आपकी विधियां हैं ना वो पूछी जाती है। संप्रेक्षण विधि पूछी जाती है जिसमें बातचीत करते हैं, फिर एक समग्र विधि पूछी जा रही है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। विधियाँ कहाँ से पढ़े, देखिए आप अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी प्रैक्टिस करेंगे अभी के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। किरण पब्लिकेशन की बुक आती है मेरे पास, अभी इस टाइम है नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ, जो मैंने भी प्रैक्टिस की थी। उसमें 1st to 5th क्लास की पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर दे रखे हैं, 2014 से 2022 अब तक के जितने भी हुए हैं वो सारे पेपर हैं। इसी तरीके से फिर मैं 6 to 8 का भी आती है, वो भी मेरे पास अवेलेबल है। दोनों ही मेरे पेपर क्लियर है, इसलिए मैं बता रही हूँ। किरण पब्लिकेशन की 6 to 8 की भी आती है, SST की भी अलग से आती है, मैथ साइंस की भी आती है, वो करिए। कई बच्चे मुझे बोलते हैं कि मैम इसमें से आंसर गलत होते हैं, इसमें कोई बात नहीं। आपके पास अगर आंसर गलत है, सपोज आपको आंसर नहीं मिला, तो आप सीटेट की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे क्वेश्चन पेपर भी अपलोड होगा और वहाँ पे आंसर की भी होती है, तो आप उससे हेल्प ले लीजिए। वहाँ पे अभी इन 7 दिनों में आप ये सोचो
कि ये चीज़ तो करो जितने अगर स्कोरिंग कर सकते हो। 90 मार्क्स तो लो, जिनका 1 या 2 नंबर, जिनका 87 पे रुक रहा है या 86 पे रुक रहा है या 85 पे रुक रहा है, कम से कम इतनी मेहनत तो करो कि आपका 90 हो जाए। क्योंकि आपको भी पता है कि अपकमिंग वैकेंसी इतनी ज़्यादा आ रही है, अगर ये अपॉर्चुनिटी होती तो फिर आपको इस ईयर में कोई भी फॉर्म फिल नहीं कर सकते जब तक आपका पेपर 1 और पेपर 2 क्लियर नहीं होता। हिंदी की मैंने बता दिया। पेडोलॉजी सेक्शन के लिए भी आपको कुछ नहीं करना, प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर है, देखिए यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, अभी तो फिलहाल के लिए जितना टाइम है उसमें अब आप कम से कम यहाँ से 6 या 7 पेपर तो कर ही दीजिए। एक दिन में अगर आप एक पेपर करोगे और एक दिन सुबह कर लिया, सपोज आपने एक दिन सुबह कर लिया, एक दिन शाम को कर लिया, अगर नहीं हो रहा, लेकिन हाँ ये मान लें बुक्स में नहीं समझ में आ रहा आपको, तो टेक्स्ट एप्लीकेशन है, बहुत ही मिनिमम प्राइस, मैंने भी लिया परचेज़ किया था और बहुत ही मिनिमम प्राइस में वहाँ पे आंसर भी एक्सप्लेन करके देते हैं, पूरी अच्छी तरह से बताते हैं कि अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो आप पीछे उसको टर्न करके ऑफलाइन भी देख सकते हो, ऑनलाइन भी डाउनलोड करके देख सकते हो उस पेपरों को। उसका सॉल्यूशन भी बता रखा है, मैथ्स के लिए भी बता रखा है, ईवीएस का भी, हिंदी का भी। ये पेपर 1 की बात कर रही हूँ, फिर हम अपने पेपर 2 की बात भी डिस्कस करेंगे। देखिए इतना करने के बाद, जैसे आपने पेडोलॉजी भी कर लिया, फिर जैसे पेपर कर लिया, किस तरीके से करना है, कुछ ना कुछ हिंदी में पैसेज में 15 में से 15, पेडोलॉजी सेक्शन में कम से कम आप 10 तो ठीक करोगे। अगर 10 नहीं तो कम से कम अगर हम 7-8 तो ठीक होंगे। अगर इतना भी नहीं होता तो बहुत ज़्यादा बच्चों के, अगर प्रीवियस में आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप आराम से उसमें से 12 ले आओगे, तो आपके आराम से 27 आराम से हिंदी में आ सकते हैं। ऐसी इंग्लिश लैंग्वेज में उन बच्चों को ज़्यादा दिक्कत आती है जिनकी इंग्लिश वीक है। कुछ नहीं करना, इंग्लिश में जो पैसेज आता है सब कुछ पैसेज में आंसर होता है डायरेक्ट। पैसेज पढ़ने में हिंदी, कुछ बच्चे होते हैं कि मैम इसकी तो हिंदी नहीं आती, इसकी तो समझ ही नहीं आता। कुछ नहीं करना, इसके लिए मैं वीडियो जरूर लाऊंगी कि किस तरीके से आप इस पैसेज को सिर्फ पढ़ना है, उसकी हिंदी नहीं समझनी है, बहुत ईजी तरीके से उसमें से क्वेश्चन ढूंढने हैं। आपको ग्रामर पता ही होती है, ग्रामर तो थोड़ी बहुत हर किसी को नहीं आती, तो बेसिक ग्रामर आपको पता होनी चाहिए। जैसे फिगर ऑफ स्पीच होता है, फिर आता है प्रनाउन होता है, नाउन होता है, फिर आपके जो जैसे क्रिया विशेषण होता है उसी में ही सेम आपके इसमें पूछा है, एडवर्ब पूछे जाती है, वर्ब पूछी जाती है। तो ये नॉलेज होती है, सिर्फ आप अगर कोई भी बुक उठाओगे तो उसमें आपको इतना तो पता ही होता है कि दिया होता है, ठीक है। इसमें भी 15 नंबर आपकी फ्री के पैसेज है। आंसर्स पैसेज बहुत ईजी आता है, बहुत आसानी से कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे को सिनोनिम्स या एटोनिम्स नहीं होते, वो पैसेज में ही थोड़ा सा आप कॉमन सेंस तो लगा ही सकते हो कि पैसेज पढ़ोगे वहीं पर ही आंसर आपको पता ही होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपके 15 में से अगर हम 25-30 का टारगेट बना के चल रहे हैं, आपके आसान से 12 अगर 15 भी आ गए तो भी आप आसानी से कोर्स कर सकते हो। मेन रही ईवीएस और मैथ्स के लिए, अगर आपने एनसीईआरटी बुक्स को नहीं पढ़ा है तो आपका पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि ईवीएस में स्कोर करें, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स 3rd to 5th की, और मैथ्स के लिए 3rd to 5th के लिए बेसिक क्वेश्चन होते हैं। जमा गुना क्या होते हैं, आपको पता है, गुणांक क्या होते हैं, फिर आपके है इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके बार बार में आते हैं। वेल हेयर की थ्योरी बहुत बार इसमें पूछी जाती है। इसमें से अगर ईवीएस की बात करें, स्थूल वाले, हाथी वाले, और फिर किसी स्टेट में जाने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वहाँ की कल्चर क्या है, वहाँ की साड़ी क्या है, तो ये क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। रिपीट क्वेश्चन आते हैं। मधुमक्खी के पूछ लेते हैं बहुत सारे बच्चे, स्थूल के पूछ लेते हैं, हाथी के पूछ लेते हैं, फिर किस देश के राज्य पूछा, मैप पूछा जाता है ईवीएस में। तो ये चीज़ें आपको पॉइंट्स टू पॉइंट बता रही हूँ, ये कर लीजिए। जो जो इम्पोर्टेंट है उनको कर लीजिए, आराम से आपके 90 मार्क्स आ जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। और आपको हड़बड़ी नहीं करनी। जैसे ही आपको, अगर मान लीजिए कुछ नया मत पढ़िए, ये कि अगर इस टाइम में अगर हम नया पढ़ने लगे तो आपके सर के ऊपर से मेन टॉपिक जो आपके हर बार पेपर में देखा होगा, अगर प्रीवियस के पेपर हो, आपको आइडिया लग जाएगा कि उसमें से क्वेश्चन के एक ही क्वेश्चन में प्याजे की थ्योरी में, जैसे अगर ईवीएस की बात करें, हिंदी की बात करें, तो वही क्वेश्चन आपके रिपीट भी आते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कई बार नहीं भी हो सकते, ठीक है। मैं ऐसे ज़रूरी नहीं कहूँगी। अब आपका आता है पेपर 2 में। पेपर 2 में सिर्फ जो मेन हो रहा है कि बहुत बच्चे एसएसटी का जो लेवल मैंने देखा है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे अभिकथन वाले पूछे जा रहे हैं। अभिकथन वाले क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि अगर आपने एनसीईआरटी को 6 to 8 क्लास की एनसीईआरटी को डीपली नहीं पढ़ा है तो आपका जो एग्ज़ाम है वो आराम से 55 तो मुश्किल है। ये सोचो आप किसी की गाइड लेके पढ़ लो या किसी के नोट्स लेके पढ़ना शुरू कर दिया और आपने एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो आप पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसमें आराम से 30 या 35 ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे साफ एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा के दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या, पूरी लाइन, एक लाइन दे रखी है कि एक क्वेश्चन आपको, मुझे याद है हिस्ट्री का एक क्वेश्चन था जिसमें बताया गया था कि गेहूं और जौ के सबसे पहला स्थान जहाँ मिले थे साक्ष्य, वो कौन सी जगह थी। तो वहाँ पर जो आंसर देंगे, बहुत बच्चे वहाँ पे अगर उन्होंने पढ़ा होगा तो सही आंसर देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादातर बच्चों ने क्या करा होगा, गारो लगाया था, लेकिन गारो नहीं, सुलेमान कितने की पहाड़ियों के पास वो मिले थे। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने एक क्वेश्चन मुझे याद है कि ज्योग्राफी में से पूछा गया था कि
जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो सूर्य के प्रकाश से जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण गर्मी ऊष्मा होती है, सूर्य की गर्मी होती है, तो किसको बनाए रखता है? तो क्या बनाता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को बनाए रखता है। तो उसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी बुक से नहीं आया। माइंड में हमारे भी आता था। जब मैं फर्स्ट टाइम दिया तो मैंने कहा ये तो एनसीईआरटी बुक से तो आया ही नहीं है, ये नहीं है। मैं भी ऐसी पेपर दे के चली गई, ना एनसीईआरटी बुक्स पढ़ी ना कुछ बड़ा। फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम में नॉलेज नहीं थी, हमने कुछ ध्यान नहीं दिया, किसी से गाइड नहीं मिली। आपको यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे जो आपको गाइड करते हैं, अच्छी तरह से बताते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। हमारे टाइम पे जब था, जब नया नया पेपर आया था, तो हमें कोई भी गाइड नहीं कर पा रहे थे, हम खुद ही नहीं समझ पा रहे। फर्स्ट टाइम पेपर था, उस टाइम तो बड़े लेंथी क्वेश्चन आते थे, किसको पहले करे किसको पहले नहीं करे ये समझ नहीं था। तो अब तो आपको बहुत ही हेल्प मिल रही है। सीटेक एग्ज़ाम इतना लेवल थोड़ा हाई हो रहा है, लेकिन अगर आपने सही तरीके से सही गाइड से अगर उस किताब पढ़ी है, हर चीज़ कॉन्सेप्ट को समझा है, तो आप आसानी से पास कर सकते हो। नंबर स्कोरिंग करना, इंक्रीज़ करना, देखिए आप कह रहे होंगे कि मैम हम तो टेस्ट पेपर दे रहे हैं, हमारा तो 87 हो रहा है। एक बार और देखिए कि कहाँ कमी आ रही है, कौन से क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, कौन से सब्जेक्ट में, उसको आपको देख सकते हैं इन 7 दिनों में, इन 7 या 6 दिन में आपको उसको देखना है। एनसीईआरटी बता दी। एसएसटी के लिए अभी आप पढ़ना मत शुरू कर देना कि एनसीईआरटी बुक्स पढ़ लो, लेकिन एनसीईआरटी भी अभी भी पढ़ सकते हो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है। अगर ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा लिमिटेड क्वेश्चन है, 6th क्लास की ज्योग्राफी, 7th की 8th की बहुत ही लिमिटेड टाइप चैप्टर है, और वो आप आसानी से कर सकते। एक एक घंटे में भी अगर एक एक 2 चैप्टर करोगे तो आराम से पढ़ सकते हो। आप नोट्स के लिए बोल रहे थे, देखिए नोट्स के लिए मैंने ज्योग्राफी के डाल दिए। मैं इन केस कहीं बाहर हूँ जिसके कारण से मैं बाकी नोट्स नहीं दे रही थी, अगर मेरे पास टाइम हुआ या कल या परसों में मैं बाकी नोट्स भी दे दूँगी। जो भी नोट्स होंगे मेरे पास, जितने भी नोट्स हैं जो मैंने खुद ने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे वो दे दूँगी। हिस्ट्री के नहीं बन पाए क्योंकि मैं भी थोड़ी बिजी रहती हूँ, जिसके कारण से मैं नहीं बना पाई। इसके बाद सिविक्स के आपके कुछ टॉपिक्स बता दूँगी। जैसे आपके सिविक्स के जो टॉपिक है, एक तो वो वाला पंचायती वाला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है उसमें से क्वेश्चन। उसमें से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पंचायती में कौन सी तरीके से सचिव होते हैं, कौन से हमें सभाएं की जाती हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे रिपीट पूछे जाते हैं। कुछ टॉपिक जो मैं प्रीवियस ईयर के देख रही हूँ उनमें से रिपीट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिपीट क्या मतलब, उस टॉपिक उस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ है, मैंने देखा, रियलाइज़ किया। तो मैं आपको अलग से इसकी वीडियो बता दूंगी, चाहे शॉर्ट में बताऊँ चाहे लॉन्ग में बताऊँ, वो आपको मैं ज़रूर बताऊँगी। ठीक है। अब रहती है कि मैनेजमेंट। देखिए अब आप पेपर करने जा रहे हो तो पेपर में सबसे पहले क्या करना चाहिए, ये कहीं ना कहीं बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन रहते हैं कि मैम हमारा पेपर छूट गया, ये पेपर रह गया, हमने इतने क्वेश्चन गलत कर दिए। देखिए सबसे पहला, जब भी आपको पेपर लेना तो पहले क्या करना है, आपने पेपर लेना है। पेपर में अपने माइंड में पहले से ही सेट करके चलना कि मुझे सबसे पहले पोर्शन कौन सा करना है। देखिए सबसे पहला पोर्शन अगर आप करोगे तो सीडीपी आजकल लेंथी नहीं आता, सीडीपी में क्वेश्चन आपके पढ़ना है और डायरेक्ट करना है, तो सीडीपी पहले कर सकते हो। सबसे पहले पेपर 1 की बात करती हूँ, सीडीपी 1 से पहले करोगे। उसके बाद हमारा जो चैप्टर होता है जिसमें इजी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना सोचना नहीं पड़ता है, ईवीएस कर सकते हो। ठीक है। मैथ्स के लिए थोड़ा टाइम लगता है, कैलकुलेशन का टाइम होता है, कैलकुलेशन करने में हमें 10 या 15 मिनट लग जाते हैं। हमारे पास 2.5 घंटे का टाइम होता है, 2.5 घंटे में हमें मैनेज करना है हर चीज़। तीसरा नंबर जो हमारा होता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज अगर आपको जो भी आपने बहुत अच्छी परफेक्ट है कि आपकी हिंदी है तो हिंदी आप पहले कर लीजिए। पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ से पहले देखिए अगर आपको लगता है कि हाँ आपके पास टाइम है तो आप उससे पहले मैथ्स भी कर सकते हो। मैथ्स कोई मुश्किल नहीं, अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, आप बहुत अच्छे हो। अगर एवरेज स्टूडेंट हो तो कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चन मैथ्स की कर लीजिए, आपको फिल तो करना है। बाकी क्वेश्चन के लिए आप मैनेज कर लीजिए, मुझे इतना घंटा बाकी क्वेश्चन कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। हिंदी कर लिया। उसके बाद लैंग्वेज जो 2 है आपकी इंग्लिश, उसी तरीके से। पैराग्राफ बहुत ईजी तरीके से मैंने बताया, पैराग्राफ में पूरा पढ़ना नहीं है, इजी क्वेश्चन पढ़ोगे, आंसर देते जाओगे, फटाफट बनना है। फिर आएगा पेडोलॉजी सेक्शन। पेडोलॉजी सेक्शन तो आपके कंसेप्ट, आपके दिमाग में कितना आपने इस चीज़ को सोचे, आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब रही पेपर 2 की। पेपर 2 को भी ऐसे मैनेज करके चलना। सीडीपी कर सकते हो। उसके बाद सीडीपी करने के बाद सीधा आप एसएसटी करना, क्योंकि एसएसटी में स्कोरिंग होता है 60 मार्क्स। 40 नंबर का आपके सब्जेक्ट आता है, 20 नंबर आपकी पेडोलॉजी सेक्शन होता है। 60 में से आपको 55 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। बहुत बच्चे, मेरे 45 मार्क्स आए थे जिसमें एसएसटी में, तो मैं इसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैंने क्या किया था। मैंने सबसे पहले सीडीपी की थी। पेपर 2 की बात कर रही हूँ, पहले मैंने सीडीपी की थी। मैंने लैंग्वेज 1 मेरी हिंदी थी, हिंदी मैंने चूज़ करी थी, जिसमें दोनों गद्यांश आए थे। गद्यांश को मैंने सॉल्व करा फटाफट से। उसके बाद उसके बाद मेरी जो एसएसटी है मैंने सॉल्व करा। लास्ट में मैंने इंग्लिश किया था, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैंने एसएसटी पहले कर लिया और उसमें स्कोरिंग करके आसानी से कर लिया। तो इंग्लिश को लास्ट में भी कर सकते हो, डिपेंड है। एसएसटी पहले, सीडीपी, पेपर 2 की बात कर रही हूँ, फिर एसएसटी, फिर आपके लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 कर सकते हो, क्योंकि 4 सब्जेक्ट होते हैं जिनका मैथ्स और साइंस है। उनको क्या करना है, पहले मैथ्स और साइंस करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स के लिए आपके पास टाइम है, कैलकुलेशन लंबी होती है और आसानी से हो नहीं पाता, तो टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद सीडीपी कर सकते हो, फिर लैंग्वेज 1 और फिर लैंग्वेज 2, क्योंकि
क्योंकि उनके पास 2 एक्स्ट्रा मैथ्स और साइंस उनको दोनों सॉल्यूशन करना होता है, तो उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। इसी तरीके से टाइम मैनेजमेंट करके चलोगे, हर टॉपिक को कंसेप्ट को क्लियर करके चलोगे, प्रीवियस के पेपर करिए, मैंने हर तरीका बता दिया। बुक से कैसे करना है, ऑनलाइन कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि आपको लगता है कि बुक्स में काफ़ी क्वेश्चन गलत होते हैं, कंसेप्ट नहीं सही होता, तो आप टेक्स्ट बुक्स एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, बहुत ही मिनिमम प्राइस में मिलती है। अगर आपको लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, मैं आपको जरूर उसका लिंक दे दूँगी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी परचेज़ किया हुआ है। मैं आगे की भी तैयारी कर रही हूँ, वो आपको डिटेल में ज़रूर बताऊँगी किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ। इसके लिए आपको पेशेंस रखना। जैसे ही आप मैं तैयारी कर रही हूँ, सीटेक मैंने तैयारी करी, मैंने सीखी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बहुत बच्चे बोलते हैं कि हमने ऑनलाइन क्लासेस ली, हमने ऑफलाइन क्लासेस ली। देखिए सीटेक आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं। मैंने खुद से सेल्फ स्टडी करके अपने सीटेक क्लियर करा है। मैंने कोई ऐसा नहीं है कि कोई परचेज कोई बुक्स भी ली है, लेकिन मैंने कोई ऑनलाइन क्लास नहीं ली, ना ऑफलाइन क्लास ली। मैंने खुद एनालाइज किया एक महीने के अंदर अंदर मैंने देखा कि कौन सा सब सिलेबस है, कौन सा कंसेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने क्लियर करा है। इस बार मेरा जो अगला टारगेट है वो मैं आपको एक दिन ज़रूर बताऊंगी। मैं खुद ही सेल्फ स्टडी करती हूँ। मैं कहीं से कहीं, जैसे आप बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मुझे जो सब्जेक्ट में कमी लगती है, कहीं ना कहीं मैं उसकी हेल्प लेती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस के लेती हूँ। यूट्यूब पे बहुत सारे सर हैं या हम बोल सकते हैं टीचर अच्छे हैं जो पढ़ाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट की, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं क्लासेस लेती हूँ और उसी के अकॉर्डिंग आगे पढ़ाई करती हूँ। इसके अलावा मैंने कोई ऑनलाइन या परचेस नहीं है। सिर्फ टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे वहाँ से हेल्प मिलती है प्रीवियस के पेपर के लिए, इसलिए कि प्रैक्टिस के लिए। जब मेरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, मेरे टारगेट पूरा हो जाएगा, जो सेकंड टारगेट मैंने चूज़ करा है, तभी मैं आपको रिवील करूँगी। आज की वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी तरीके से आपको मोटिवेट करती रहूँगी। इससे मेरा गाइड है, पढ़ना आपको है, मैनेज करना है। बहुत सारी हाउस वाइफ है, ये सोचती है कि हमसे नहीं होगा। नहीं, मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, मेरा भी एक छोटा बेबी है और मैं तभी भी हर चीज़ मैनेज करके चलती हूँ। घर भी, फैमिली भी, स्कूल भी मैनेज करती हूँ। सब चीज़ मैनेज करके ही मैं यहाँ पे आपको एक साथ ही साथ मैं यूट्यूब पे आपको पढ़ा रही हूँ, गाइड कर रही हूँ, समझ लीजिए, या पढ़ा रही हूँ, या आपकी मर्जी है। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना था कि मैंने हिंदी की क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर दी है। आपको अगर वो क्लासेस देखनी है, इससे पहले आज ही वो क्लासेस मिल जाएगी। मैंने कल कहा था कि हिंदी साहित्य का इतिहास ओरली मैंने करा है। रिटर्न में मैं आपको सिर्फ नोट्स परचेज कर लेना। मैं पेड नोट्स होंगे क्योंकि मैं अपने रिटर्न में बना रही हूँ, हेड रिटर्न में, वो आपको हेल्प करेंगे। DT+B में केंद्र विद्यालय स्कूल का जो सिलेबस होता है वो मैंने दे रखा है। DT+B में और भी जो अदर एग्ज़ाम हैं, जैसे यूपी में होते हैं या बिहार में होते हैं, उनमें हेल्प करेगी आपको ये हर नोट्स। ये नोट्स पेड होंगे क्योंकि मैं हैंड रिटन से बना रही, थोड़ी सी मैं अपनी मेहनत के पैसे ले रही हूँ और बहुत मिनिमम प्राइस रखूँगी ताकि आप उसको आसानी से परचेज। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे थे मैम कब मिलेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। हिंदी साहित्य का इतिहास प्लस काव्य शास्त्र प्लस भारतीय काव्य शास्त्र प्लस व्याकरण भी इंक्लूड होगा, तो थोड़ा सा टाइम है, और प्रीवियस के पेपर भी इंक्लूड होंगे। ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं कोशिश करूँगी कि जब अपकमिंग एग्ज़ाम है PGT के, उसमें तो मेरा पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर आने वाले एग्ज़ाम में आपकी कहीं ना कहीं वो हेल्प करेगा, ये अपडेट देना ज़रूरी था। अगर आपको चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर देना। मैं आपका नंबर और नोट या टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मेरा लिंक आपको देती हूँ। आप मेरा यहाँ पे यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। इसी तरीके से आपकी हेल्प करती रहूँगी अगर मेरी कोशिश रहेगी। नमस्कार।